गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा किरचॉफ का नियम, जिसमें से किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम और साथ में हम लोगों ने सीखा था कि न्यूमेरिकल्स को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन सेतु। ठीक, तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो ये इसका नाम पड़ा है व्हीटस्टोन सेतु, ये व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था जिनके नाम पर ही ये पूरा थ्योरी पड़ा है। ठीक, सेतु का मतलब आप समझते हैं ब्रिज यानी पुल। तो इसमें क्या कुछ होता है ये जानते हैं, चलिए। तो देखिए, व्हीटस्टोन जो सेतु है ये कुछ प्रतिरोधों का संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि बहुत सारे प्रतिरोध या तो श्रेणी क्रम में या फिर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये कुल मिला के एक डिजाइन है और इन प्रतिरोधों के बीच में एक सेतु लगाया गया है। और वो सेतु क्या लगाया गया है? धारा मापी लगाया गया है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। तो इसमें कुछ प्रतिरोध हम लेंगे जो कि श्रेणी या फिर समांतर क्रम में आपस में जुड़े होंगे, कनेक्टेड होंगे, तो जिनका क्या होगा? संयोजन होगा। और बीच में हमने एक सेतु लगा के रखा है, धारा मापी। तो इस पूरे डिजाइन को हम फिर बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। अब ये सवाल है कि व्हीटस्टोन सेतु हम पढ़ते क्यों हैं, इसका काम क्या है? तो इसका प्रयोग हम करते हैं किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में। हमारे पास कुछ प्रतिरोध हमें पता रहेंगे और उनमें से किसी एक प्रतिरोध को यदि हमें ज्ञात करना है जो कि अज्ञात है, अननोन है, तो हम व्हीटस्टोन सेतु की मदद से ज्ञात कर पाते हैं। ठीक, तो चलिए अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं ये क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे दो बिंदु लिया, ये ठीक। अब यहां से यहां तक हमने दो रास्ते बनाए, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। तो यहां से हमने रास्ता बनाया और यहाँ पे बीच में हमने प्रतिरोध भी लगा दिया। और फिर यहां से हम नीचे आएंगे तो बीच में एक प्रतिरोध लगा दिया। एक रास्ता तो ये हो गया। दूसरा रास्ता यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमने बनाया, यहाँ से यहाँ पे बीच में प्रतिरोध, फिर इधर गए, बीच में प्रतिरोध, और फिर यहाँ पे पहुंच गए। ठीक, तो इन एक दो रास्ते हमारे पास हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास दो नहर हो गए, जैसे पानी का नहर, दो नहर में पानी बह रहा है, तो इसी टाइप से हमारे पास दो रास्ते हैं जिनसे होकर धारा का प्रवाह होगा। अब इनका हम नामकरण कर देते हैं, चलिए। तो नामकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा A, B, C, D। यही हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है कि हमारे पास कितने प्रतिरोध होंगे? 4 प्रतिरोध होंगे, जिसमें किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो हमने 4 प्रतिरोध बनाया, इनका नामकरण कर देते हैं R1, R2 और ये R3 और ये R4। इसके बाद ये वाला जो है बिंदु, यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं किसी बैटरी के साथ। बैटरी के साथ आप कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे तो धारा का प्रवाह फिर परिपथ में कैसे फ्लो होगा। तो हमने करंट फ्लो कराने के लिए, हमने धारा का प्रवाह कराने के लिए बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया। अब बीच में क्या होगा कि बीच में सेतु बनाएंगे, तो सेतु यानी कोई एक ब्रिज लगाएंगे, और ब्रिज लगाने के लिए हमने एक परिपथ यहाँ बनाया और बीच में हमने सेतु लगाने के लिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर फिक्स कर दिया, जिसको आप बोलते हैं धारा मापी लगा दिया। अब इस बैटरी से इधर करंट फ्लो होगा, धारा प्रवाह होगा, हमने उसको कहा I1 प्रवाह हो रहा है। अब ये I1 इधर चलते चलते इस यहां से लेकर इस रास्ते तक पूरा एक ही धारा प्रवाह होगा। ठीक, एक ही धारा प्रवाह होगा। अगर I1 चल रहा है, इसमें भी I1 ही चलेगा और इसमें भी I1 चलेगा। कहां तक? C तक। अब यहां से हम देख रहे हैं कि रास्ता अलग हो जा रहा है। अगर रास्ता अलग हो जा रहा है तो यहाँ पे I1 ऊपर की ओर जा रहा था, अब यहां से एक धारा का प्रवाह होगा जो नीचे की ओर इधर चलेगा। ये I1 था, तो इसको हम I2 कहेंगे। ठीक, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप देखिए कि यहां से B से लेकर D तक जो धारा का प्रवाह होगा हम उसको कह देंगे IG। ठीक, अब देखिए, अब जब भी हम इसकी गणना करेंगे तो एक चीज हमें यहाँ पे कुछ शर्तें ध्यान में रखनी पड़ेंगी।
अगर ये बी से डी धारा का प्रवाह हो रहा है इस भुजा में, इस परिपथ में, तो इसका मतलब इसका विभव ज्यादा होगा और इसका विभव कम होगा। मतलब बी का विभव ज्यादा होगा और डी का विभव कम होगा, तभी तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह होता है। ठीक, तो व्हीटस्टोन सेतु का जो भी कैलकुलेशन होता है वो इस आधार पे होता है कि इस बी वाले बिंदु का और डी वाले बिंदु का जो विभवांतर होगा, जो विभव होगा, वो एक समान होना चाहिए। एक समान यानी बराबर होना चाहिए। और ये बराबर तभी होगा, ये तभी संभव हो सकता है जब इस धारा मापी से प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 हो, यानी IG का मान 0 होगा। अगर IG का मान 0 होगा तभी ये पूरा हमारा जो भी उपकरण है ये काम करेगा किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में। अगर नहीं है IG का मान 0 तो फिर हम इसकी मदद से ज्ञात नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए शर्त क्या है? तो शर्तों के लिए हम पढ़ते हैं, पहले देखते हैं असंतुलित। दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है असंतुलित। असंतुलित में क्या होता है कि जब धारा मापी से धारा का प्रवाह होता है, जब धारा मापी से धारा का प्रवाह होता है। ठीक, अगर धारा मापी से धारा का प्रवाह होता है तो इस कंडीशन में ये जो बी पॉइंट का विभव होगा ये बराबर नहीं होता है किसके? डी पॉइंट के विभव के। ठीक, दूसरी कंडीशन बनती है संतुलित की। संतुलित में क्या होता है कि संतुलित में जब धारा मापी से धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक, जब धारा मापी से धारा का प्रवाह नहीं होता है यानी गैल्वेनोमीटर से जब करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब IG का मान 0 है, तो इस केस में VB यानी B पॉइंट का विभव बराबर होता है किसके? D पॉइंट के विभव के। तो अब सवाल यह है कि हम सर क्वेश्चन गणना किस आधार पे करेंगे, संतुलित या फिर असंतुलित? तो देखिए, जो भी हम सॉल्व करते हैं व्हीटस्टोन सेतु की मदद से वो हम हमेशा संतुलित कंडीशन को ही अपनाते हैं। अगर ये पूरा हमारा परिपथ जो बनाया गया है अगर ये असंतुलित है तो फिर हम व्हीटस्टोन सेतु की मदद से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर आपको व्हीटस्टोन सेतु की मदद से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है तो आपको संतुलित कंडीशन में ही करना होगा। संतुलित कंडीशन हमारा क्या कहता है कि धारा मापी से धारा का प्रवाह नहीं होना चाहिए, IG बराबर 0 होना चाहिए, ताकि दो बिंदुओं के बीच जिनके बीच धारा मापी लगा हुआ है उनका विभव बराबर हो सके। ठीक, बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई ना? आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने किरचॉफ का नियम पढ़ रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे किरचॉफ के नियम अनुसार। किरचॉफ का नियम के अनुसार आप जब लगाएंगे तो आप क्या लेंगे? सबसे पहले लूप लेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लूप बन रहे हैं, 2 ही लूप बन रहे हैं। एक तो ABDA का, दूसरा लूप बन रहा है BCDB। एक ये 2 लूप हमारे पास बन रहे हैं। तो चलिए हम लेते हैं लूप नंबर फर्स्ट। लूप हम लेते हैं ABDA। ठीक, तो हमें पहले गणना की दिशा दिखानी पड़ेगी कि हम किस डायरेक्शन में गणना कर रहे हैं। तो गणना की दिशा हमने दिखाया ऐसा, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। ठीक, अब क्लॉकवाइज में जो भी हमारे पास राशि पड़ेंगी हम उनको पॉजिटिव लेंगे। ठीक, तो देखिए अब यहां से हमने चलना स्टार्ट किया, यहां गए, हम चलते गए यहां पहुंचे। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न होगा, तो ओम्स लॉ की मदद से V बराबर होता है IR। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे I1 R1, क्योंकि यहाँ पे धारा जो प्रवाह हो रहा है वो I1 है, जो प्रतिरोध है वो R1 है। माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे? तो हम देख रहे हैं कि हमारी गणना की भी दिशा यही है और ये भी इसका प्रवाह का भी दिशा यही है, तो हम साइन क्या लेंगे? प्लस का लेंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां से जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे IG का मान 0 है, तो विभवांतर यहाँ पे उत्पन्न होगा ही नहीं, 0 ही हो जाएगा, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। फिर इधर बढ़ते हैं। इधर हमने देखा कि I2
हमारे दिशा गणना की दिशा के विपरीत दिशा में फ्लो हो रहा है, नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे हम साइन लेंगे माइनस का और विभवांतर कितना लेंगे I2 इंटू R3 और बराबर कर देंगे 0 के। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आगे देखिए, अब इसको आप इक्वल टू के बाहर ले जाइए, ये हो जाएगा I1 R1 बराबर I2 R3। समझ में आई बात, I1 I2 R3। अब I2 को नीचे लाइए आप, ये बना लेगा I1 अपॉन I2 बराबर R1 को नीचे ले जाइए तो ये बना लेगा R3 अपॉन R का 1। ठीक, दिखाई दे रहा है ना? ओ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए हमने क्या किया, ये I1 जो है ये I2 को नीचे लाते हैं तो ये बना लेगा I1 अपॉन I2 बराबर R1 को नीचे ले जाएंगे तो ये बना लेगा R3 अपॉन R1। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1, समीकरण फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, अब दूसरा हम लूप लेंगे। अब दूसरा लूप देखते हैं कौन सा लूप बनेगा, BCDB। लिखिए BCDB। चलना स्टार्ट कीजिए। अब गणना की दिशा दिखाइए, यहां भी गणना की दिशा घड़ी की दिशा में लीजिए, ऐसे घूम रहे हैं। यहां से जब हम इधर गए तो यहाँ पे हमारे पास पड़ा I1 R2। आगे बढ़े, फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे देखें कि ये उल्टी डायरेक्शन में धारा का प्रवाह हो रहा है तो माइनस का I2 R4। IG का मान 0 है तो इसको हम लिखेंगे ये नहीं, आगे बढ़े, यहाँ पे हो गया 0। बैटरी का मान यहाँ पे हमारे पास कुछ दिया ही नहीं है तो हम इसको अपने कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करेंगे, उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। अब इसको आप उधर ले जाइए, ये हो जाएगा I1 R2 बराबर I2 R4। अगेन I2 को आप नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा I1 अपॉन I2 बराबर R4 अपॉन R2। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हमारे पास बन चुके हैं। ठीक, दो इक्वेशन हमारे पास बन चुका। I1 बराबर I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 दो मान है हमारे पास, R3 अपॉन R1, R4 अपॉन R2। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए समीकरण, ये हमारा कौन सा समीकरण है, पहला है समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से हम इसको लिख सकते हैं R3 अपॉन R1 बराबर होगा किसके, R4 अपॉन R2 के, R4 अपॉन R2 के। अब इसको थोड़ा सा आप व्यवस्थित कर दीजिए। व्यवस्थित करने पर इसका वैल्यू जो होगा पलट के कितना हो जाएगा, R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। व्यवस्थित क्यों कर रहे हैं, ये भी मान सही है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये भी सही है, लेकिन हमें याद करने में ज्यादा आसानी हो इसलिए हमने इसको व्यवस्थित कर लिया। इसको देखिए याद कर लेंगे आप आसानी से, R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। ठीक, इसलिए हमने इसको व्यवस्थित किया है, नहीं तो सही ये भी है। ठीक, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये आ गया हमारे पास व्हीटस्टोन सेतु की मदद से हम कैसे अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए आपको फार्मूला क्या याद रखना पड़ेगा, R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। ठीक, नंबर 2, ये कब संभव है, कब आप इसकी मदद से प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब IG का मान 0 हो या फिर आपका सेतु संतुलित हो। तो आप यहाँ इसको, अब मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक ना। तो आप नीचे नोट करके आप लिखिए, नोट डाल के नीचे लिखिए, यह केवल तभी संभव है, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए, नोट करके लिखिए, यह केवल तभी संभव है जब IG बराबर 0 हो या सेतु संतुलित हो। अगर सेतु संतुलित नहीं है तब हम इसकी मदद से अज्ञात प्रतिरोध का मान नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक, इतना आप लिख लीजिएगा। अब देखिए हम इसमें पता कैसे हमें चलेगा कि कोई चीज सेतु संतुलित है कि नहीं है। तो आप सवाल देखिए,
सवाल आपसे कैसे पूछा जाएगा, सवाल कुछ इस टाइप से पूछा जाएगा, ऐसे ये आपको परिपथ दे दिया जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया जाएगा, मान लीजिए ये कितना है 1 ओम 2 ओम 3 ओम और यहाँ पे 6 ओम, ठीक। और आपसे पूछ रहा हूं मैं, ये संतुलित है, यहाँ पे बीच में हमने धारा मापी लगा दिया, संतुलित है कि नहीं संतुलित है, कैसे आपको पता करेंगे आप? आपने अभी फार्मूला पढ़ा कि R1/R2 बराबर R3/R4, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? R1 यहाँ कितना है 1 है, R2 2 है, बराबर कीजिए R3 हमारे पास 3 है, R4 हमारे पास 6 है। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1/2, तो हम ये देख सकते हैं कि 1/2 बराबर होगा किसके 1/2 के। इसका मतलब ये पूरा वेट स्टोन सेतु हमारा क्या है, कैसा है, संतुलित है, संतुलित होगा ना, क्योंकि बराबर मान आ रहा है इसका और इसका, ठीक। दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है, दूसरा प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि ये हो गया ऐसे, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाएगा और यहाँ पे 1 ओम 3 ओम 6 ओम और इसका मान आपसे पूछ लिया, कैसे करेंगे? ये इसका मान, इसका मान, इसका मान दिया है हमें, एक लास्ट वाला जो अज्ञात अननोन हमारे पास प्रतिरोध है उसका मान हमें चाहिए, कैसे करेंगे? R1/R2 बराबर R3/R4, R1 हमारे पास 1 है, R2 हमारे पास कितना है 3 है और R3 कितना है हमारे पास 6 है, R4 कितना है हमारे पास अननोन है, इसी को तो हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? ये ऊपर जाएगा R4 बन जा R4, 3 6 जा 18 ओम हमारा आंसर आ गया, ठीक। 18 ओम हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि ये संतुलित है कि नहीं संतुलित है। देखिए आप, संतुलित है, ये चेक कर लीजिए आप। 1/3, यहाँ पे R3 का मान 6, R4 का मान आपने 18 लाया है, इसको काटिए 1/3 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ भी कैसा था, ये संतुलित था। यदि संतुलित नहीं हुआ तब कैसे करेंगे आप? तो आंसर है, अगर संतुलित नहीं है तो वहां पे वेट स्टोन सेतु लगेगा ही नहीं, आप अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल ही नहीं पाएंगे, तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे, ठीक। फिर आप वहां पे गेम नहीं खेल पाएंगे, आप गेम से बाहर हो गए, ठीक, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इस कंडीशन को याद रखिएगा कि जो भी परिपथ दिया जाएगा वो संतुलित होना चाहिए। तो ये था वेट स्टोन सेतु। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इसी पे आधारित एक अगला है मीटर सेतु करके, तो उसको हम पढ़ेंगे अभी।